Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक गरीब परिवार से मेरा संबंध है। गांव में रजाई गद्दे भरने का काम करते थे। बीसीए की जो जो वंचित और शोषित जातियां हैं, जो लड़ाई है वो इन जातियों को जो है वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करनी है। श्री नायब सिंह सैनी जी, उनसे कुछ सवाल है मेरे कि क्या वो जो खट्टर सरकार ने आते ही जो पिछड़ा वर्ग के पाँव में बेड़ियां डालने का काम किया था, जो आरक्षण को खत्म करने का काम किया था क्रीमी लेयर लगाकर, क्या उसको तोड़ने का काम करेंगे? लेकिन बीजेपी के जब तमाम जो नेता हैं या फिर बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं नायब सैनी के घर पे गया, वहाँ मुझे एक प्रजापति समाज से एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि असली आज़ादी जो है वो पिछड़ों को अब मिली है जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए, उनके लिए कि नई आज़ादी। आज भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो बीसीए हरियाणा प्रदेश में 32% अपनी आबादी रखता है, उस बीसीए को कितना प्रतिनिधित्व मिला, कितने मंत्री मिले? बीजेपी वाले अपनी जो उन्होंने जो किया है उसमें एक ये चीज गिनाते हैं ओबीसी के लिए। वो कहते हैं कि हमने पंचायतों में 8% आरक्षण दिया बीसीए को, और ये आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये सवाल तो बनता है ना कि उन्होंने कम से कम 8% आरक्षण तो दिया। देखिए, इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ऐसे नहीं कि थाली में परोस कर दे दिया हो। धनखड़ साहब ने फोन लगाया विज साहब को कि विज साहब कहाँ हो? बोला आप कहाँ हो? बोला मैं घर हूँ। बोला मैं भी घर ही हूँ। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं योगेंद्र योगी जी, कांग्रेस के नेता हैं। और प्रदेश में इस वक्त ओबीसी पॉलिटिक्स पर बात छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है। जब से मुख्यमंत्री बदला गया है, नए मुख्यमंत्री आए हैं नायब सैनी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना ओबीसी कार्ड चल दिया है। योगी जी भी ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और कांग्रेस में रहकर ये ओबीसी पॉलिटिक्स पर अपना लगातार वक्तव्य देते रहते हैं। आज इनसे बात करेंगे। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा तक में। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को जरा एक ब्रीफ इंट्रो अपना दीजिए कि आपकी पहचान क्या है और आप किस तरह की राजनीति करते हैं। देखिए, मैं एक छोटे से गांव से निकल के, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, उसमें हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड बना गया, उसका चेयरमैन बनाया। एक गरीब परिवार से मेरा संबंध है। गांव में रजाई गद्दे भरने का काम करते थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे को केस कला बोर्ड का चेयरमैन बनाने का काम किया। और मैं जो पॉलिटिक्स है उसमें जो हरियाणा प्रदेश की जो ओबीसी की 78 जातियां हैं, जिसमें बीसीए और बीसीबी है। बीसीए में लगभग 72 जातियां आती हैं और बीसीबी में 6 जातियां आती हैं। बीसीए की जो जो वंचित और शोषित जातियां हैं, जिसमें मैं कहूँ नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लोहार, कुम्हार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, प्रभारी, ये जो जातियां हैं, ये राजनीति में और वैसे भी हर उस पे शोषित रही है, और राजनीति में इनका इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हमारी जो लड़ाई है वो इन जातियों को जो है वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने की है। अच्छा, आपकी लड़ाई, आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी के हकों की बात आवाज उठाते हैं आप। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो हालिया बदलाव किया है प्रदेश में, और कहा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री आ गए नायब सैनी ओबीसी समाज से, और अंत में बीजेपी ने एक कार्ड खेला है ओबीसी वोटर को अपने साथ जोड़ने का, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं अगर सही रूप से कहूं तो किरदार बदले जा रहे हैं, मगर नाटक वही चल रहा है। अच्छा, कैसे? आपने देखा कि एक मुखौटा तो ओबीसी का लगा दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे ओबीसी चेहरा जो बनाया गया है श्री नायब सिंह सैनी जी, उनसे कुछ सवाल है मेरे कि क्या वो जो खट्टर सरकार ने आते ही जो पिछड़ा वर्ग के पाँव में बेड़ियां डालने का काम किया था, जो आरक्षण को खत्म करने का काम किया था क्रीमी लेयर लगाकर, क्या उसको तोड़ने का काम करेंगे? क्या वो जो ओबीसी की जो जातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे? मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि जो प्रतिनिधित्व तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में दिया गया था, उसको भी खत्म करने का काम किया गया, क्योंकि केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड बनाया गया था जो सैन समाज के लिए ही बनाया गया था। क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया था, उसका नोटिफिकेशन में ये बात लिखा गया था कि इस बोर्ड के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सैन समाज से संबंधित होंगे। लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, धर्म की, जाति की, मजहब की और आपस में बांटने की, उसी षड्यंत्र के तहत
केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन जो है वो अन्य जाति का लगाकर जो है वो आपस में भिड़वाने का काम किया है। अच्छा, लेकिन बीजेपी के जब तमाम जो नेता हैं या फिर बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं नायब सैनी के घर पे गया, वहां मुझे एक प्रजापति समाज से एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि असली आजादी जो है वो पिछड़ों को अब मिली है जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए, उनके लिए कि नई आजादी है। देखिए, मैं कहूंगा आजादी तब मिलेगी जब 27% पूरा आरक्षण मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस खट्टर सरकार ने जो 9.5 साल का शासनकाल रहा और अब जो है वो नायब सिंह सैनी जी बन गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो कभी आरक्षण प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 10% होता था, उसको बढ़ाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उसको 15% लेके गए। और मैं कहता हूं अगर सही में ये पिछड़ों के तेजी हैं तो उसको कीजिए ना 27%, किसने रोका है? आज कौशल रोजगार निगम के तहत जो है वो पीछे से भर्तियां की जा रही हैं, उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बीजेपी का षड्यंत्र यह है कि धीरे धीरे जो है इनका आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। और जिस प्रकार की ये बयानबाजी दे रहे हैं, कभी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कभी धर्म में बांटकर जो है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग भी जाग चुका है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुखौटा बदल दिया है, चेहरा बदल दिया है। अब जिस प्रकार की मैंने बात कही थी, सिर्फ किरदार बदले जा रहे हैं, नाटक वही चल रहा है। एक हरिशंकर परिसाई की एक हिंदी कहानी है, उसमें लिखा गया था कि अब जंगल में भी है ना, राजा जो है वो वोटों से बनेगा। और भेड़िए जब एक चालाक लोमड़ी आई और भेड़िया को बताया कि इस तरह जी वोट डाले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप बोला फिर मैं क्या कर सकता हूं? बोला जी आप है ना एक नाटक करो, आप दूब जमा लीजिए, मैं तो बहुत शाकाहारी हूं, मैं जानवर को कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ जो नाटक है वो वही नाटक चल रहा है। ये सिर्फ पिछड़ों को, अब ऐसा क्या हुआ 9.5 साल के बाद में आज मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? क्योंकि पिछड़ों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। पिछड़ों ने जिन्होंने सरकार बनाई थी वो पिछड़े इनसे नाराज हो चुके थे बहुत सारे मुद्दों पर। और आज भी मैं पूछना चाहता हूं, जो बीसीए हरियाणा प्रदेश में 32% अपनी आबादी रखता है, उस बीसीए को कितना प्रतिनिधित्व मिला, कितने मंत्री मिले? आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 23 से 25% जाट समुदाय माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से, उनके 3 मंत्री बनाए गए हैं। आज प्रदेश में पंजाबी जो समुदाय है, जो मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके 2 मंत्री बनाए गए हैं। वो 5 या 6% जो है इस प्रदेश में आबादी रखता है। वैसे समुदाय 5-6% आबादी रखता है, उनके भी 2 मंत्री बनाए गए हैं, एक स्पीकर है। मैं पूछना चाहता हूं ओबीसी की ये जो अति पिछड़ा वर्ग की जातियों से आपको क्या मिला? आप उस नाटक में उलझ गए। लेकिन योगी जी, हमने देखा है कि लगातार पिछली 2 योजनाओं से अगर हम बात करें, जो ओबीसी का वोट बैंक है उस पर एक तरीके से बीजेपी ने कब्जा किया है, वो वोट बैंक कांग्रेस से छिटका है। और ये जो छिटकने की वजह है, इसको आप क्या मानते हैं और क्या इस बार कांग्रेस उस ओबीसी वोट बैंक को रिक्लेम कर पाएगी? देखिए, वो जो वजह तो मैंने बताया, वजह पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को ओबीसी का बेटा कहा, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जिसके बेटे बनकर आपने ओबीसी को ठगने का काम किया, उस ओबीसी के लिए आपने क्या किया? और अब तो ओबीसी कहने लगा कि ये नकली ओबीसी है। मेरा कहने का जो भावार्थ था वो यही था कि दूब लगा के जो नाटक चल रहा है, अब ये पिछड़ा वर्ग उसमें फंसने वाला नहीं है। और ओबीसी हरियाणा प्रदेश का जो ओबीसी है वो समझ चुका है कि सही रूप से सामाजिक न्याय के पक्षधर कांग्रेस ही रही है। अच्छा, आप ओबीसी का पक्षधर कांग्रेस को बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले अपनी जो उन्होंने जो किया है उसमें एक ये चीज गिनाते हैं ओबीसी के लिए। वो कहते हैं कि हमने पंचायतों में 8% आरक्षण दिया बीसीए को, और ये आज तक किसी ने नहीं किया। तो ये सवाल तो बनता है ना कि उन्होंने कम से कम 8% आरक्षण तो दिया। देखिए, इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ऐसे नहीं कि थाली में परोस कर दे दिया हो। हमने पद यात्राएं की, हमने महापंचायतें की और सरकार के ऊपर दबाव बनाया और सरकार को यह बताया कि ओबीसी की वजह से यह सरकार सत्ता में है और आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। और मैं पूछना चाहता हूं, 8% से क्या है, 16% क्यों नहीं दिया? पूरा हक चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने
ये बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की कि हमने जो पिछड़ों के लिए जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग जो है हमारे से दूर हुआ है। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी जो 5 न्याय की बात करते हैं, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हुई उसमें 5 न्याय को लेकर उन्होंने यात्रा की, चाहे वो श्रमिक न्याय था, नारी न्याय, युवा न्याय और जो हिस्सेदारी न्याय की बात थी। और उनका मतलब यही है कि जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती तब तक हमें हमारा हक पूरा नहीं मिल सकता। आप ये बताइए कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो आपको क्या पता, जब जो योजनाएं बनती हैं जो वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, तो उनको कैसे उनके आप हकों के बारे में सोच सकते हैं। आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है और चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैं बात करूं, वहां पर जातिगत जनगणना का जो कानून मतलब एक तरीके से रेजोल्यूशन पास हो गया है कि भाई हम करवाएंगे जहां भी सरकार आएगी। लेकिन हमने कई बार ये देखा कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप तो इस पर खुलकर बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं, लेकिन आपके स्टेट के जो लीडर हैं वो मतलब इस चीज को उतना नहीं उठाते जितना सेंट्रल लीडरशिप उठाती है। ये क्या कारण है? देखिए, मैं कहता हूं कि जब रेजुलेशन पास भी नहीं हुआ था ये जो जाति जनगणना का, उससे पहले फतेहाबाद में जन क्रांति जो रैली थी उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबसे पहले ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना करवाएंगे, और उसके साथ के साथ जो क्रीमी लेयर की जो इन्होंने बेड़ियां डाली हैं उसको जो 8 लाख से 6 लाख किया, और 6 लाख में भी डेफिनेशन चेंज कर दी इन्होंने, कृषि की आय और नौकरी की आय जोड़ दी है। बल्कि पूरे देश में ये 8 लाख की है और कृषि आय और नौकरी की आय नहीं जुड़ती। लेकिन प्रदेश की खट्टर सरकार ने जो सबसे बड़ा जो आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रचा पिछड़ों का, आज एक चपरासी का बच्चा भी ओबीसी का लाभ नहीं ले पाता, उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबसे पहले यह बात कही थी कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, हम जो क्रीमी लेयर की जो बेड़ियां इन्होंने डाली हैं उनसे आजाद करेंगे और 6 लाख की बजाय 10 लाख करेंगे, और जो डेफिनेशन चेंज की है, जो कृषि आय और जो नौकरी की आय जोड़ी है, वो भी केंद्र की तर्ज पर करने का काम करेंगे। चल अच्छा, लेकिन आपकी पार्टी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये देखता हूं मैं हरियाणा में, आप अलग अलग समाज को मतलब संगठित करके वोट तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपका अपना कुनबा इकट्ठा नहीं है, और जब अपना कुनबा इकट्ठा नहीं होता तो बाहर का आदमी हावी हो जाता है, ये सबको पता है। जिस तरीके से भाजपा आज के दिन आपके ऊपर हावी है पिछले 2 योजनाओं से हम देख रहे हैं। तो ये जो आपकी हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है, हर आदमी मतलब अलग अलग नेता कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रम है, तो वो सब कैसे एकजुट होंगी चीजें? देखिए, किसने कहा गुटबाजी है? ये तो सिर्फ है ना एक बीजेपी का ही षड्यंत्र है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बीजेपी की बात कर रहे थे, क्या राव इंद्रजीत सिंह खुश हैं मुख्यमंत्री बदलने से? क्या मंत्री बनाने से राव इंद्रजीत सिंह खुश हैं? आपने अनिल विज को वहां से छोड़ के और भाग के आ गए घर पे, और मैंने तो सुना था, कोई साथी बता रहा था कि धनखड़ साहब ने फोन लगाया विज साहब को कि विज साहब कहाँ हो? बोला आप कहाँ हो? बोला मैं घर हूं। बोला मैं भी घर ही हूं। यानी कि घर बैठा दिए हैं सारे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ एक वो बनाया गया है लोगों को भ्रम में डालने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस एकजुट है, और केंद्र ने नेतृत्व आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुटता से काम करेगी। चलिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस एकजुटता से काम करेगी, लेकिन एक चीज और ये निकलकर सामने आती है योगी जी, वो ये कि हम देख रहे हैं कि आपके जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने से पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं। चाहे हम कुमारी शैलजा की बात कर लें, उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा जाना चाहती हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल रोहतक में कहा कि दीपेंद्र तो लड़ेगा लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है वो एक बड़े नेता है, और उनके बारे में तो बड़े नेता को तो लोकसभा लड़ना चाहिए ना। सुनो, मैं अगर उसकी बात करूं तो सारे के सारे नेता तैयार हैं, जो पार्टी आदेश देगी वो सारे नेता जो है वो मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, शैलजा जी ने भी अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की है कि वो चुनाव बड़ा नहीं लड़ रही, लेकिन जब पार्टी आदेश देगी तो सारे नेता उसके को मानने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो अभी हमने देखा कि जो फेरबदल हुआ सरकार में और उसके बाद भाजपा की लिस्ट भी आ गई है पूरे 10 की 10 सीटों पर, तो कांग्रेस की देरी क्यों हो रही है? नहीं, कांग्रेस की देरी कहाँ हो रही है? कांग्रेस अपने मंथन कर रही है कि कहाँ कैसा उम्मीदवार लगाया जाए, और देरी अभी तो 25 मई को चुनाव है, देरी में क्या है? और आप
उसकी बात कर रहे हैं, बीजेपी की लिस्ट की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी का जो आज वर्कर था बीजेपी का, मैं समझता हूं वो दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया। क्या सारे के सारे कांग्रेस से उन्होंने वो कर लिया? क्या उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, ऐसा वर्कर ही नहीं था, ऐसा कोई नेता ही नहीं था जिसको वो चुनाव लड़ा सके? ये सिर्फ और सिर्फ आप समझिए कि जो लोग कई कई वर्षों तक जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, मैं समझता हूं कि ये उनका अपमान है। हम्म। लेकिन आपके यहाँ भी तो यही दौड़ है ना, कई बार इस तरह की चर्चा चलती है कि भाई हर विधानसभा में या हर सीट पर 4 आदमी भूपेंद्र हुड्डा के हैं, 2 आदमी किरण चौधरी के हैं, 3 आदमी सुरजेवाले के हैं, 2 आदमी शैलजा के हैं। तो ये जो बात चलती है कि भाई कईयों को थपकी मार के, ये नहीं नुकसान करेगी आप लोगों को? भाई देखो, जो पार्टी के लिए काम करेगा, हम्म। मैं कह रहा हूं कम से कम है ना, हमारे लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनका क्या होगा? जो जो पार्टी में थे ही नहीं, बीजेपी के लिए जिन्होंने काम किया, दरिया बिछाई, उनको इग्नोर करके और दूसरी पार्टी से आयात कर लिए गए हैं, तो वो कहाँ गई विचारधारा? ये सिर्फ मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा जो खेल है वो सत्ता का खेल है, और ये इनको सामाजिक उससे कोई सरोकार नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो लोगों को चेहरा बदल के और दूसरा जो चेहरा आएगा शायद वो बन जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और कांग्रेस जो है वो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और आने वाले समय में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन एक सवाल योगी जी ये खड़ा होता है कि मैं देखता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपनी रैलियों में जाते हैं तो दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए कहते हैं कि हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे, इस सरकार ने वो योजना बंद कर दी, हम फिर से चालू करेंगे, इस तरह की बात वो करते हैं। लेकिन अब चीजें उससे आगे आ गई है, क्योंकि अब समाज में बात होती है हिस्सेदारी की, रिप्रेजेंटेशन की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो आपकी पार्टी में टिकटों को लेकर किस तरह की रणनीति है? पिछड़ा समाज को, दलित समाज को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? देखिए, पिछली बार की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस ने टिकटें देने का काम किया था। कांग्रेस ने 6 जो टिकटें हैं वो अति पिछड़ा वर्ग को दी थी। और अब जिस प्रकार की बात मैं कर रहा था कि राहुल गांधी जी पूरे उसमें बोलते हैं कि हम हिस्सेदारी जो देने का काम करेंगे, और जहां तक आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझते हैं ना, ये जरूरी है, हिस्सेदारी तो जरूरी है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब समुदाय हैं, उनको सरकार की योजनाओं का अगर लाभ नहीं दिया गया तो फिर वो गरीब गरीब ही रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये बार बार जो है वो 80-85 करोड़ का कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप कहाँ हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? उनको तो अनाज में ही लटका के रख रखा है। चलिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है इस बातचीत का, क्योंकि आपको भी निकलना, समय की थोड़ी हमारे पास कमी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ओबीसी समाज जो हरियाणा का है, उसका अभी तक पिछले 10 सालों में देखा गया कि झुकाव भाजपा की तरफ ही रहा और बड़ा वोट बैंक भाजपा में गया ओबीसी समाज का। आने वाले चुनाव में क्या ऐसा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि ओबीसी समाज आपको वोट करे? क्या आपने पहले किया है जिसको देख के वो आपको वोट करे? देखिए, ओबीसी की जब भी बात आई, ओबीसी के अधिकारों की जब बात आई, चाहे वो क्रीमी लेयर की बात थी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और पूरा जो विधानसभा में हमारे सभी विधायकों ने इस मुद्दे को जोर शोर से लड़ने का काम किया। और इसके अलावा जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं, जो गरीब और वंचित तबका है उसके लिए योजनाएं बनाने का जो काम है, चाहे वो छात्रवृत्ति देने की बात थी, चाहे वो 100 गज के प्लाट देने की बात थी, चाहे वो हिस्सेदारी देने की बात थी। मैंने जिस प्रकार बताया, मिट्टी कला बोर्ड बनाने का काम किया, केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाने का काम किया, लेकिन इन्होंने उन बोर्डों में भी अलग व्यक्तियों को, और वो बोर्ड अब बनाए हैं वोट हथियाने के लिए। तो मेरा कहने का भाव यह है कि अब पिछड़ा वर्ग जो है वो जाग चुका है और अपना और पराया पहचान चुका है, और आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस के प्रति जो है उसमें उत्साह है, और वो समझ चुके हैं कि आपका असली जो हितैषी कौन है। तो योगेंद्र योगी जी हैं, कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज ये समझ गया है कि उनकी असली हितैषी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वो उनके मन में है क्या और वो किस पार्टी को अपना जो है समर्थन देंगे, इस बार ही तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि हाल ही में अभी पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तो लोकसभा चुनाव में भी काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद तो सारा जवाब मिल ही जाएगा। लेकिन बीजेपी ने जो नया प्रयोग किया है, नायब सैनी मुख्यमंत्री आए हैं
और इस एक ओबीसी कार्ड के तौर पर उनका प्रचार किया जा रहा है। तो देखना होगा कि ये जो ओबीसी कार्ड है बीजेपी का, ये बाजी मारेगा या फिर जो कांग्रेस अपने पुराने किए हुए काम गिना रही है और भविष्य में ओबीसी समाज के लिए जो वायदे कर रही है, ओबीसी समाज उस पर विश्वास करेगा या फिर बीजेपी के ओबीसी कार्ड पर। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही आप भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हरियाणा का ओबीसी इस बार किसको अपना नेता चुनने जा रहा है और किसकी सरकार बनाने जा रहा है। धन्यवाद।